हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम अपने 100 डेज सीरीज के सेकंड टॉपिक पर बात करने वाले हैं। यहाँ पर जो हमारा टॉपिक होगा वो हड़प्पन सिविलाइजेशन है। अच्छा, इसके बारे में इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि भैया पहली बात तो ये है कि ये अब इंडस वैली सिविलाइजेशन नहीं रही है। ओके, ये इंडस सिविलाइजेशन है क्योंकि पहले जितनी भी साइट्स वगैरह जो पाई गई थी, जो एक्सट्रैक्ट की गई थी, तो वो इंडस वैली के आसपास की थी। मगर अब क्या है कि अब उससे दूर भी बहुत सारी साइट्स वगैरह पाई गई हैं जो एक्सट्रैक्ट की गई हैं। ओके, आपने यूपीएससी के क्वेश्चंस भी देखे होंगे पिछले कुछ सालों से, वो इंडस सिविलाइजेशन लिखती है ना कि इंडस वैली सिविलाइजेशन। ओके, सेकंड थिंग कि ये जो सिविलाइजेशन है वो इंटरप्रिटेशन बेस्ड है। तो यहाँ पर कोई भी चीज अगर पा रही है ना, उसे हम एब्सोल्यूट नहीं मानेंगे। ओके, कि वो चीज बिल्कुल वही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कि मुझे कोई पेन के टाइप जैसी चीज यहाँ पे पा रही है, तो कोई ये बोल दे कि ये तो 100% पेन ही है, तो वो चीज गलत है, क्योंकि ये एब्सोल्यूट स्टेटमेंट हो जाएगी और एब्सोल्यूट स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। ओके, क्योंकि यहाँ की जो स्क्रिप्ट है वो डिसाइफर नहीं की गई है अभी, और जब डिसाइफर हो जाएगी तो भी अपने आप पता चली जाएगी सारी चीजें कि क्या क्या थी वो। अभी तो हमने एक सिर्फ अंदाज लगाया हुआ है कि ये चीजें ये हो सकती हैं, ये हो सकती हैं। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। हम इसमें क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, हम इसकी स्टोरी के बारे में जानेंगे कि कैसे कैसे डिस्कवरी हुई। ठीक है, स्ट्रेटजीज क्या रही, टाउन प्लानिंग, सोशल डिफरेंसेस, क्राफ्ट प्रोडक्शन। ठीक है, और जो अदर जो सिविलाइजेशन थी लाइक मेसोपोटामिया हो गई। ओके, और मिस्र की सभ्यता हो गई। तो इन जो सिविलाइजेशन है इनसे कॉन्टेक्ट वगैरह कैसे थी। ओके, ऑथरिटी और एंड के बारे में कि कैसे कैसे खत्म हुई, उसके बारे में जानेंगे। इसकी रिलीजियस लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ, पॉलिटिकल लाइफ, सोशल लाइफ, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। ओके, उससे पहले मैं कुछ आपको इसकी लैंग्वेज और स्क्रिप्ट के बारे में बात करते हैं हम लोग पहले, कि यहाँ की लैंग्वेज और स्क्रिप्ट कैसी थी। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये थी बुस्ट्रोफेडन या फिर पिक्टोग्राफिक, जिसे हम भाव चित्रात्मक भी बोलते हैं। ओके, अब देखो ये इस चीज के बारे में, इंडस सिविलाइजेशन के बारे में हमें ज्यादातर जो चीजें हैं, अगर मैं सोर्सेज की बात करूं कि स्रोत क्या है हमारे, जहां से हमें इसके बारे में पता चलती है, वो है इसके मोहर सील्स। ओके, यहाँ के मन के जो क्राफ्ट्स वगैरह हैं, क्राफ्ट प्रोडक्शन वगैरह जो सेंटर है, बीड्स जो वगैरह है। ओके, इसकी जो स्ट्री प्लानिंग है, यहाँ पर जो मूर्तियां वगैरह मिली हैं। ओके, इन सब चीजों से हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। और अगर मैं इसकी स्क्रिप्ट के बारे में जानकारी लगाऊं कि भैया जो स्क्रिप्ट है, जो इसके लिपि है, इसका हमें प्रमाण जो एविडेंस है वो कहाँ से मिलता है, तो इसकी सील से मिलता है। जो मोहर है वहां से हमें इसकी लिपि का प्रमाण मिलता है ज्यादातर। और अगर मैं सबसे बड़ा लेख की बात करूं कि सबसे जो विस्तृत है, ब्रॉड जो लेख है, तो वो कहाँ से मिला, वो हमें धोलावीरा से मिला है। क्या मिला है, 10 वर्ड्स साइन बोर्ड, 10 अक्षरों वाला साइन बोर्ड मिला है हमें यहाँ से। ओके, तो ये तो हमने इसकी लैंग्वेज और स्क्रिप्ट के बारे में बात की, और कुछ सील्स के बारे में भी कि कहाँ से मिली है, और 10 वर्ड साइन बोर्ड ये कहाँ से मिला। तो 400 सील्स हैं कुछ लगभग जो हमें मिली हैं। ओके, तो ये चीज हमें लैंग्वेज और स्क्रिप्ट के बारे में हमने जानी। उसके बाद हम बात करते हैं, तो अगर मैं इसकी डिस्कवरी की बात करूं कि भैया डिस्कवरी कैसे कैसे हुई, तो अलेक्जेंडर कनिंगम। अच्छा, हम ब्रिटिश टाइम पीरियड में चलते हैं, तो वहां पर अलेक्जेंडर कनिंगम जो कि फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे एएसआई के, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। ठीक है, तो उन्होंने कुछ ना कुछ सोर्सेज वगैरह को इनके पास थे, तो थोड़ा बहुत इन्वेस्टिगेशन की, मगर उतना अच्छे तरीके से नहीं कर पाई है कुछ भी। ठीक है, तो इन्हें जब थोड़ा बहुत, इन्हें जब ये रेलवे लाइन बिछा रहे थे, तो वहां पर कुछ ना कुछ जब खुदाई वगैरह हुई होगी, तो वहां पर कुछ ब्रिक्स वगैरह मिली, ईंटें वगैरह मिली। तो इन्होंने ज्यादा इधर उधर ध्यान ना देते हुए ईंट्स का यूज क्या किया कि भैया चलो, बहुत ज्यादा सामान मिल गया है, ईंट तो मिल ही गई है, चलो इन्हें रेलवे ट्रैक बनाने में यूज करते हैं। तो उन्होंने ना कुछ ज्यादा सोचा ना कुछ समझा, तो वो रेलवे ट्रैक में यूज कर ली, लाहौर टू मुल्तान। ओके, इसके बाद अगर मैं बात करूं तो उनसे पहले, जबकि, तो एक मतलब जो मिस्टेक हुई उसके बाद, सबसे पहले जो 1924 1924 में जॉन मार्शल डायरेक्टर जनरल थे एएसआई के, तो उन्होंने अनाउंस किया था डिस्कवरी ऑफ सिविलाइजेशन।
इनसे पहले 1921-22 में जो इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट थे, ठीक है, दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी, तो इन्होंने डिस्कवर की थी कुछ सील्स वगैरह हड़प्पा से और मोहनजोदड़ो से। दयाराम साहनी जी ने हड़प्पा से और राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो से। 1924 में जब जॉन मार्शल डायरेक्टर जनरल बने तो उन्होंने अनाउंस किया था कि भैया जो डिस्कवरी, न्यू सिविलाइजेशन, नई सभ्यता की हमने खोज की है कुछ ना कुछ। ओके, तो जब उन्होंने उन्होंने एक बिग मिस्टेक बाय द जॉन मार्शल, बट एक सबसे बड़ी मिस्टेक जॉन मार्शल के साथ क्या हुई कि जब उन्होंने ये बोला कि भाई हमने नई डिस्कवरी की है, तो उन्होंने और ज्यादा खुदाई के लिए जो स्थान यूज किया, तो उन्होंने सीधा वर्टिकल तरीके से ही खुदाई करना स्टार्ट कर दी। मतलब उन्होंने ऐसे एक जगह मतलब मार्क की और यहाँ पर नीचे गहराई में खोदते चले गए, और ज्यादा डेप्थ में खोदते जाओ इस तरीके से। तो यही सबसे बड़ी मिस्टेक थी। इनके बाद जो नेक्स्ट जो डायरेक्टर जनरल थे वो थे रेम व्हीलर। ओके, 1944 में बने थे, जस्ट नेक्स्ट तो नहीं थे पर 1944 में बने थे, जो कि एक्स ब्रिगेडियर थे ब्रिटिश आर्मी में। तो उन्होंने ब्रिटिश मिलिट्री कुछ लेकर आए थे इंस्ट्रूमेंट वगैरह आर्कियोलॉजिस्ट। तो इन्होंने क्या किया कि ये सबसे पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी उसका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल एक्सकवेशन किया था, ठीक है, उसकी खुदाई वगैरह की थी। मींस मतलब ये है कि जहां पर जॉन मार्शल जो थे वो बिल्कुल गहराई में खुदाई कर रहे थे, तो उन्होंने गहराई में तो की ही की, मगर उसके हॉरिजॉन्टल में भी उतनी ही खुदाई कर दी। मतलब इधर भी करते चलो और इधर नीचे डेप्थ में भी करते चलो, तो उस तरीके से मार्क काउंट करके इन्होंने उस तरीके से खुदाई की। ओके, तो उन्होंने खुदाई की, तब उन्होंने उसके बारे में बताया था सारी चीजों के बारे में। तो अब बात करते हैं हम इसके टाउन प्लानिंग की, कि भाई इसका टाउन प्लानिंग वगैरह इसके बारे में अगर हम देखें तो वो कैसा रहा होगा। तो मैं आपको एक डायग्राम दिखाऊं, तो डायग्राम को देखकर आप लोग कुछ ना कुछ फील कर पा रहे होंगे कि भैया ये जो जगह है वो ऊंचाई पर बनी हुई है और एक जो साइड है वो नीचे बनी हुई है। तो मतलब एक अपर टाउन, एक लोअर टाउन। अब खुद देखो कि जब अपर टाउन है और लोअर टाउन है, तो अपर टाउन में हो सकता है कि एलाइट पीपल रह रहे हो, रईस लोग हों, और यहाँ पर कुछ नॉर्मल या ऑर्डिनरी पीपल या गरीब लोग रह रहे हो। ओके, नेक्स्ट चीज है कि भैया एंट्री के जो लोअर टाउन में एंट्री के 4 गेट। ओके, तो यहां से एंट्री कर सकते थे। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि भैया अलग अलग, अगर मैं इसके ईंट्स वगैरह ब्रिक्स वगैरह कौन से, देखो एक चीज और है कि आपको यहाँ पर एक दीवार जैसा कुछ दिख रहा होगा चारों साइड से जिसने से घेरा हुआ है, मतलब दुर्ग वगैरह किया हुआ था, किस लिए, ताकि जानवरों के हमले से बचने के लिए, और जब नदी वगैरह में बाढ़ आती थी तो उससे नुकसान ना हो, उससे बचने के लिए तो ये दुर्ग बनाते थे। ओके, अब देखो, अब उसके बाद कुछ चीजें हैं, देखो मैं आपको आगे दिखाता हूँ, ये बहुत सारी चीजें हम लोग, ये देखो फीचर्स हैं जो टाउन प्लानिंग के हड़प्पन सिविलाइजेशन में। अब यहाँ पे बात करते हैं कि रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न। रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न था, ठीक है, ग्रिड पैटर्न पे बनी हुई थी, मतलब जो सड़कें वगैरह थी वो राइट एंगल पर समकोण पर एक दूसरे को काटती थी, और सारी की सारी जितनी भी अंदर की साइड जितनी भी गली वगैरह थी वो एक मेन लाइन से मिल जाती थी। ओके, तो उस तरीके से, और जो मेन स्ट्रीट थी वो कनेक्टेड थी बाई नैरो लाइन से, नैरो लाइन्स। तो ठीक है, ये चीजें हो गई। अब ये क्या दिखाता है, ये सारी चीजें जब इन्होंने ग्रिड्स वगैरह बना ली उस तरीके से कनेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है, एक गली को दूसरी लाइन से कनेक्ट की जा रही है, तो ये क्या दिखाता है, उनकी नॉलेज को दिखाता है मेजरमेंट की, कि वो नाप तोल बहुत अच्छे तरीके से कर सकते थे। ओके, सेकेंड फीचर है कि प्लांट स्ट्रीट एंड एलवेज। तो प्लांट स्ट्रीट वगैरह मूवमेंट ऑफ कार्स, पेडेस्ट्रियन। ओके, तो मेन जो स्ट्रीट थी वो 10 मीटर वाइड, 10 मीटर चौड़ी थी। अगर मैं इस ये स्ट्रीट लगा लूं तो ये इसकी जो चौड़ाई थी वो 10 मीटर थी। ओके, सम स्ट्रीट्स हैव कवर्ड ड्रेन्स रनिंग अलोंग साइड, मतलब ड्रेन पैटर्न वगैरह, जो ड्रेन्स था, लाइक अगर घर में से ये मैं घर बना दूं और ये मेन स्ट्रीट है, तो ठीक है, यहाँ से पानी की जो व्यवस्था थी, अंदर नहा रहे हैं, कुछ के पास अपना पर्सनल कुआ भी है, वॉल्स भी है, ठीक है, तो वो जो वाटर है वो बाहर इस ड्रेनेज में आता है और यहाँ से टाउन से बाहर पूरे से निकल जाता है। ओके, तो इस तरह की ड्रेनेज पैटर्न भी थे साथ साथ स्ट्रीट के साथ साथ। ओके, नेक्स्ट है फोर्टिफिकेशन। ये मैं आपको बता चुका कि भैया दुर्ग बनाया हुआ था उन्होंने, वॉल्स बनाई हुई थी, मड ब्रिक्स थे। ओके, नेक्स्ट है
डिवीजन ऑफ सिटी, अब मैंने आपको बताया था कि एक अपर टाउन एक लोअर टाउन। ओके, अपर टाउन में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, ठीक है, और लोअर टाउन जहां पर कॉमन पीपल रहते थे। ओके, उसके बाद उसके बाद नेक्स्ट फीचर है कि मटेरियल क्या क्या यूज किया है, मटेरियल्स। तो मटेरियल्स में अगर यूज किया गया तो बर्न्ट ब्रिक्स। अच्छा, अब देखो एक तो है कि ब्रिक्स वगैरह जो थी, एक तो बर्न्ट ब्रिक्स थी, ठीक है, मड ब्रिक्स थी जो कच्ची ईंटें थी, और एक थी सन ड्राइड ईंट्स। तो सन ड्राइड ईंट्स और कच्ची ईंटें ये तो था एक कॉमन फीचर कि भैया ये पाना एक कॉमन सी बात है। बर्न्ट ब्रिक्स जो कि आग में जलाकर उन्हें गर्म किया गया था, उन्हें मतलब पकाया गया था, तो वो ईंटें एक यूनिक फीचर को दिखाती हैं। ओके, तो यहाँ पर मटेरियल यूज किया गया था बर्न्ट ब्रिक्स का। ठीक है, अगर उनके साइज की बात करूं तो साइज था ईंट का 1:4। ओके, 1:2:4 उसमें। और देयर वाज इक्वल यूनिफॉर्मिटी, एवरेज साइज ऑफ ब्रिक्स, साइज वगैरह सारा कुछ एक जैसा सेम था फोर हाउसेज में और या स्ट्री वॉल्स के अंदर। रेजिडेंशियल एरिया की बात करें तो स्ट्रीट डिवाइड हुए थे कुछ रेजिडेंशियल एरियाज में बेक्ड ब्रिक्स से, मल्टीपल स्टोरेज कोर्टयार्ड्स वगैरह बने हुए थे। अब देखो कोर्टयार्ड्स वगैरह मैं आपको और आगे डायग्राम वगैरह दिखाऊंगा कि किस तरीके से। अब देखो ये यहाँ मैंने घर के टाइप बना दिए कि भैया ये तीन है, ठीक है, तीन कमरे इधर हो गए, ये तीन कमरे इधर साइड हो गए, ये हो गए दो कमरे, और ये इधर साइड, और बीच की जगह जो है ये खाली। तो ये क्या था, ये कोर्टयार्ड्स था, यहाँ की जगह खाली, इसके चारों साइड में घर रूम बने हुए थे, घर बने हुए थे। ओके, तो इस तरीके का इनका रेजिडेंशियल एरिया था। नो विंडो फेस्ड द स्ट्रीट्स। अच्छा, अगर यहाँ पर मैं दरवाजा है, ये जो रूम है, इसका जो खिड़की है, खिड़की ऐसे बाहर की तरफ नहीं खुलती थी। ओके, स्ट्रीट्स में नहीं खुलती थी, अंदर की तरफ खुलती थी। ओके, उसके बाद सोफिस्टिकेटेड ड्रेनेज सिस्टम। अब मैं ड्रेनेज सिस्टम की मैंने आपको बताया कि भैया जो कुएं थे या फिर वॉल्स वगैरह, जो उनके अंदर वॉल्स कुएं वगैरह थे, तो उनमें से जो घर का पानी बाहर निकल कर आ रहा था, तो वो मेन जो ड्रेनेज है स्ट्रीट के साइड साइड अलोंग साइड जो चल रहा था, तो उससे कनेक्टेड थे, जिससे उसमें पानी भर के सारा का सारा जो वेस्ट है वो टाउन से बाहर जाता था। ठीक है, ड्रेन्स मेड बाई मोटार, लाइम या जिप्सम के वगैरह थे, बने हुए थे। ठीक है, रेगुलर क्लीनिंग वगैरह होती थी उनकी। ओके, तो ये साइंस ऑफ सैनिटेशन मतलब साफ सफाई के बारे में जानते थे। तो इसका मोटिव क्या था, ताकि साफ सफाई सैनिटेशन वगैरह रहे। उसके बाद नेक्स्ट फीचर है ग्रेनरी एंड स्टोरेज फैसिलिटी। अब देखो मैं इसका डायग्राम भी दिखाऊंगा आपको, ग्रेनरीज वगैरह। तो वेल प्लान ग्रेनरीज थी, स्टोरेज वगैरह फैसिलिटी, ताकि अब देखो ग्रेनरीज वगैरह अगर ये बना रहे हैं, ओके, या स्टोरेज किसी चीज को कर रहे हैं, तो उसका मतलब क्या है कि जो चीज ये स्टोर कर रहे हैं वो चीज एक्सेस अमाउंट में पैदा हो रही है, सरप्लस प्रोडक्शन है। तो एग्रीकल्चर जो नाज वगैरह है, अनाज वगैरह, ग्रेनरी वो रखते थे, तो इसका मतलब क्या है कि एग्रीकल्चर जो इस टाइम पर था वो सरप्लस था। ठीक है, एक्सेस अमाउंट में था। उसके बाद वाटर मैनेजमेंट वगैरह, वेल्स, कुएं, रिजर्वोयर, वाटर टैंक। आपको पता होगा कि भैया धौलावीरा से मिला है वाटर रिजर्वोयर। ओके, तो वो सारी चीजें हैं। फिर है कमर्शियल एरिया। कमर्शियल एरिया को, अच्छा इसके बारे में और बहुत सारी चीजें, आपने एक मूवी देखी होगी मोहनजोदड़ो ऋतिक रोशन की, तो उसमें बहुत सारी चीजें आपको दिखाई जाती हैं। अब देखो ये जो कमर्शियल एरिया है, कमर्शियल एरिया का मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ ट्रेड वगैरह, कुछ दुकान लगा रखी है लोगों ने, ताकि कोई सामान वगैरह वहां से ले सके वो। ओके, तो वो सारी चीजें हैं। ठीक है, लाइक आर्टिसंस हो गए, क्राफ्ट्समैन हो गए, मर्चेंट्स हो गए, जो कंडक्ट करते थे दियर ट्रेड। ओके, स्पेशलाइज्ड वर्कशॉप वगैरह खोल के रखते थे, शॉप हो गई। ओके, आप जब मूवी देखोगे उसे मोहनजोदड़ो को, तो उसमें जब वो अपना सामान बेचने के लिए जाता है, तो वहां मार्केट में ही तो जाता है, तो वो कमर्शियल एरिया ही तो है। ओके, अब देखो एक एविडेंस मिला है ब्रेड मेकर शॉप का। ये कहाँ पाई गई है, चनूद्रो में और लोथल में। ओके, तो यहाँ से एक स्टेटमेंट भी बन सकता है कि भैया ब्रेड मेकर शॉप्स वगैरह में पाई गई हैं या नहीं पाई गई हैं, वो रॉन्ग या राइट पूछ सकता है, तो भैया सही है, पाई गई हैं। कहाँ पाई गई, चनूद्रो लोथल में पाई गई हैं, स्टेटमेंट बना के पूछ सकता है। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब देखो बहुत सी चीजें आपको नोट्स में जो मैं बता रहा हूँ, ये पीडीएफ तो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, पर बहुत सारी चीजें मैं अलग से आपको बताऊंगा, तो आप अपने वीडियो के साथ साथ, देखने के साथ साथ, अपने हैंड रिटन नोट्स बना चलें, शॉर्ट्स नोट्स। ओके, तो काफी हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं प्लेटफॉर्म की। प्लेटफॉर्म वगैरह है, ये देखो ये इस तरह से ईंट से प्लेटफॉर्म वगैरह बनाया गया है। ठीक है, ब्रिक्स विद स्टैंडर्डाइज रेशो में। देखो ईंट का साइज एक जैसा ही है, 1:2:4 में। ओके, और बेक्ड
ब्रिक से पक्की ईंटों का यूज किया गया। सिटी वाज प्री प्लान, जिसका मतलब है कि सिटी जो है वो प्री प्लान थी, मतलब कोई ना कोई प्लानिंग वगैरह पहले से ही उन्होंने की थी कि हमें इस तरीके से बनाना है। ठीक है, प्लेटफॉर्म की बात हो गई। ड्रेनेज पैटर्न के बारे में बताया मैंने आपको। ये देखो, ये मेन है, और ये जो मेन ड्रेनेज लाइन है, ये कहाँ से, जो पत्थर हैं जो ये है इससे ढकी हुई है, पत्थर की सिल्लियों जो है उनसे ढकी हुई है। अब देखो, ये अगर मैं घर है, ओके, ये यहाँ पर हाउसेज हैं, और यहाँ हाउसेज का जो ये देखो ड्रेन पैटर्न है, ये कनेक्ट कहाँ से, ये मेन लाइन से कनेक्ट है, ताकि घर का जो वेस्ट वाटर है या फिर वेस्टेज है वो यहाँ से निकल के सीधा इसमें डल जाए, और ये इसे बाहर तक निकाला गया टाउन से, ताकि जो वेस्ट वगैरह है जितना भी, ठीक है, या ड्रेनेज है वो टाउन से बाहर जाए। अंडरस्टैंड। उसके बाद डोमेस्टिक आर्किटेक्चर। अब देखो, ये मैंने आपको जो बताया था कि उनका घर का डिजाइन वगैरह कैसा था। ये देखो, ये सेंट्रल कोर्टयार्ड है, यहाँ से खाली है ये जगह, और यहाँ पर ये हाउसेज वगैरह बने हुए हैं जो घर हैं। ओके, और खिड़कियां वगैरह अंदर की तरफ खुलती हैं ऐसे, ना कि बाहर की तरफ स्ट्रेट में नहीं खुलती। ओके, नेक्स्ट सीटाडेल। सीटाडेल क्या है? एविडेंस ऑफ स्ट्रक्चर यूज फॉर स्पेशल पर्पज के लिए। ये देखो यहाँ पर ये क्या है, वेयर हाउसेज वगैरह, या फिर ग्रेट बाथ। ठीक है, ग्रेट बाथ है, मोहनजोदड़ो से मिला है हमें ग्रेट बाथ। ओके, नहाने के लिए। या फिर वेयर हाउसेज मिले हैं, लोअर पोर्शन मेड ऑफ ब्रिक्स और अपर पोर्शन मेड ऑफ वुड। जो लोअर पोर्शन है नीचे का वो ईंट पत्थर से, और अपर पोर्शन लकड़ी से बनाया गया। उसके बाद तो ये तो इनकी सिटी प्लानिंग वगैरह हो गई, जिसके बारे में हमने जान लिया सारा कुछ। अब उसके बाद हम बात करते हैं इनकी कुछ डाइटरी प्रैक्टिसेस की हम बात करें तो भैया ये खाने में क्या क्या खाते थे, या फिर किस किस तरीके के चीजें वगैरह थी। तो डाइटरी प्रैक्टिसेस की अगर हम बात करें तो डाइटरी प्रैक्टिसेस में व्हीट, बार्ले, लेंटिल, चिकपीज, सीजन, ठीक है, सीसम या फिर मिलेट्स वगैरह, इन सब चीजों का यूज करते थे। अब एक चीज ये निकल कर आती है कि चलो ये तो हो गया एक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट वगैरह ये हो गए, ओके, जो वेजिटेरियन दिखाते हैं। तो क्या यहाँ के जो लोग थे वो वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों थे, या फिर सिर्फ वेजिटेरियन थे? तो एनिमल बोन्स ऑफ कैटल, सीप, गोट, बफेलो, पिग, ये डोमिनेट की जाती थी। तो ये दोनों दोनों वेज और नॉन वेज दोनों थे। ओके, दोनों का यूज करते थे। पहली बार कपास भी इन्होंने ही उगाया है। ओके, और बोन्स ऑफ वाइल्ड स्पीसीज, बियर, डियर, घड़ियाल, ये सब वगैरह यहाँ से मिले हैं। अब ये चीज तो हो गई कि भैया डाइटरी प्रैक्टिस ये करते थे, बट एविडेंसेस क्या है कि भाई ये एग्रीकल्चर भी करते होंगे? एविडेंसेस क्या है? अगर मैं एविडेंसेस की बात करूं तो भैया जो एग्री टेक्नोलॉजी है, ठीक है, फाइंडिंग्स क्या क्या है कि एग्रीकल्चर करते हुए थे। तो हमें रिप्रेजेंटेशन किया गया बुल सील्स के ऊपर, हमें बुल का साइन दिखाया गया, ये देखो ये सील्स है, इसके ऊपर बुल है। ओके, टेराकोटा के टॉयज के ऊपर, ठीक है, टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लो, ठीक है, इन चोलिस्तान या फिर बनावली। मतलब जो टेराकोटा के मॉडल का जो हल है, ठीक है, इस तरीके का जो हल है उसका एक डायग्राम है, ठीक है, वो पाया गया है कहाँ से? चोलिस्तान, बनावली से पाया गया है। एविडेंस ऑफ प्लोफील्ड, मतलब जुतो वो खेत पालीबंगा से, ठीक है, उसका साक्ष्य मिले। अब मतलब खेत जोत रहे हैं, इसका मतलब क्या है भाई? एग्रीकल्चर करेंगे, खेती करेंगे। ओके, उसके बाद ये हमने एग्रीकल्चर के बारे में देखा। इरीगेशन फैसिलिटी, इरीगेशन पानी वगैरह कहाँ से? तो हड़प्पन साइड्स इन सेमी एरिड एरिया, सेमी एरिड एरिया में थी। तो मेन जो सोर्सेस था इनका, तो वो क्या था? वो तो रिवर ही थी। ठीक है, अब ट्रेसेज ऑफ कैनाल, कैनाल के साक्ष्य मिले हमें कहाँ से? शोर्त गोई से, अफगानिस्तान से। ओके, अफगानिस्तान से हमें जो शोर्त गोई है वहां से हमें कैनाल के साक्ष्य मिले हैं। शोर्त गोई से हमें लेपिस लजुली जो प्रीशियस स्टोन्स हैं वो मिला है। ओके, लेपिस लजुली प्रीशियस स्टोन्स वो मिला है हमें। और फिर सोर्तगोही, एक तो हो गया सोर्तगोही, और एक हो गया मुंडीगाक। ये दोनों इनके मंडी या फिर उपनिवेश थे, ठीक है, जहां से ट्रेडिंग वगैरह करते थे, चीजें मंगाते थे। ये इनके कुछ सथल उभर कर आए जिनका नगर विकास हुआ, इन्हें मंडी या उपनिवेश मानते हैं। ओके, जहां से मनकों का निर्यात करते थे, मन के वगैरह जो है, जो बीड्स वगैरह हैं, ठीक है, मन के, उनका क्या करते थे? उनका निर्यात करते थे, ठीक है, वहां मंगाते थे वहां से। तो और ये मन के बने किससे होते थे? लाजवर्थ या फिर कार्नेलियन पत्थर से।
जो प्रीशियस स्टोन्स हैं तो उनके बने हुए होते थे। फिर हमें इरिगेशन फैसिलिटी में एक और एविडेंस है कि वाटर रिजर्व है, ठीक है। वाटर रिजर्व मिला है कहाँ से? धौलावीरा से। तो हमने एग्रीकल्चर के बारे में देखा, एग्रीकल्चर के फिर कि भाई प्रूफ क्या है, एविडेंसेस क्या है, अगर ये करते भी थे तो उसके एविडेंस देखे। फिर हमने इरिगेशन फैसिलिटी, और एक मेन चीज और है कि ये जो खेती करते थे ना, ये करते थे नवंबर से अप्रैल तक, ठीक है, नवंबर से अप्रैल तक। क्यों भाई? इसके पीछे का रीजन क्या है? अब देखो, इसके पीछे का रीजन ये है कि भैया नदी वगैरह में जब बाढ़ आती थी तो वो अपने साथ नई मिट्टी लेकर आती थी, इरोजन वगैरह करके, जिसे हम खादर भी बोलते हैं। तो नई मिट्टी थी वो कैसी होती थी? उपजाऊ होती थी। तो वो उस नई मिट्टी में बीज वगैरह डाल देते थे और खेती होती थी। और जब दोबारा जो बाढ़ आने का टाइम होता था तो उससे पहले वो अपनी फसल वगैरह काट पीट के डन कर देते, एकदम फिनिश। ओके, तो ये भी एक रीजन है, नवंबर से अप्रैल के बीच में वो खेती करते थे, फसल वगैरह बुवाई कटाई सारा कुछ कर लेते थे। ओके, तो ये हमने इरिगेशन के बारे में सारी चीजें देख ली। उसके बाद बात करते हैं हम इसके सोसाइटी की। तो इसके सोसाइटी की बात करें तो सोसाइटी में चार मूल के लोग रहते थे, चार मूल, ठीक है। वो कौन कौन से? भूमध्य सागरीय, भूमध्य सागरीय, मंगोलायड, मैं इनके फीचर्स वगैरह की बात करूंगा आगे आपके आपसे। तीसरा अल्पाइन, और चौथा प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। ओके, अब देखो, अब इसमें सोशल डिफरेंसेस क्या, इनके जो सोसाइटी है उसमें सोशल डिफरेंसेस थी? तो बिल्कुल थी। अमीर गरीब टाइप, मतलब श्रमिकों का वर्ग, पुअर रिच। ओके, तो ये सारी चीजें थी, बिल्कुल थी। तो अब ये हमें एविडेंस कहाँ से मिले हैं कि भैया सोशल डिफरेंसेस थे, कि भेदभाव होता था? अब देखो, इनके बरियल प्रैक्टिसेस, जो मतलब दफना देते कब्र वगैरह, तो कब्र वगैरह से हमें क्या मिला है कि अब देखो आप दो, मैं आपको एग्जांपल दूं कि हमें लोथल से दो कब्र मिली है। ओके, तो एक कब्र ये है और एक ये है। अब आप खुद सोचिए कि इसमें अगर कोई इंसान है, इसके साथ साथ बहुत सारी चीजें उन्होंने रख रखी हैं, लाइक लेपिस लजूली स्टोन्स है, ठीक है, आभूषण है, और कुछ और भी खाने पीने की चीजें हैं। तो ये सारी चीजें हमें एक कब्र से मिली हैं, और दूसरी कब्र में ऐसा कुछ नहीं है, ये खाली है बिल्कुल। मतलब इसमें सिर्फ वही है जिसे दफनाया गया है उसका। तो ये क्या दिखाता है कि भैया ये आदमी क्या, ये एलाइट पीपल है और ये गरीब है, तभी तो इतनी सारी चीजें इसके साथ रखी गई हैं। तो कहीं ना कहीं सोशल डिफरेंसेस थे, वो हमें बरियल प्रैक्टिस से इनसे दिखता है। ओके, यहां पर भी ये लिखा गया है, कॉपर मिरर स्पॉट्स वगैरह, ठीक है, उसमें दफना देते हैं। सोशल डिफरेंसेस, अब देखो सोशल डिफरेंसेस में एक लग्जरीज को लेकर भी है कि भैया जो लग्जरी सामान वगैरह था, कॉमन पीपल के पास था ही नहीं कुछ भी, नॉर्मल। और रेयर पीपल जो थे, जो मतलब रिच थे, उनके पास लग्जरीज वगैरह, महंगे महंगे पत्थर आभूषण वगैरह, वो सारी चीजें थी। रेयर जो कि मेड ऑफ रोयर कॉस्टली नॉन लोकल मटेरियल्स थे, वो रिच लोगों के पास थे। ओके, तो हमें एक तो बरियल प्रैक्टिस से और इनके लग्जरीज से, सामान किसके पास कैसा है, उससे हमें सोशल डिफरेंसेस के बारे में पता चलता है। ओके, उसके बाद बात करते हैं हम इसके क्राफ्ट प्रोडक्शन की, मतलब क्या क्या ये बनाते थे। ओके, तो हमें क्राफ्ट प्रोडक्शन में हमें चनहुद्रो से और लोथल से बीड मेकिंग सेंटर्स जो थे, मतलब जो कारखाने हैं बीड मेकिंग, मनके का कारखाना जैसे हम बोलते हैं, वो हमें चनहुद्रो और लोथल से मिले हैं। देखो मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ कैसे दिखते थे वो। ये देखो, ये चनहुद्रो और लोथल से है, ये कारखाना है मनके का। ये देखो, ये यहाँ पर भट्टी है, ओके, जहां पर ये चीजें बनाते थे ऐसे। तो ये भट्टी वगैरह का सिस्टम है। ओके, तो ये उसका एक डायग्राम है। तो आई होप आपने देख लिया होगा। तो एक्सक्लूसिवली डिवोटेड टू क्राफ्ट प्रोडक्शन, बिल्कुल बनाते थे। बीड मेकिंग, सेल्स, कटिंग, मेटल वर्किंग, सील मेकिंग, वेट मेकिंग, तो ये सारी चीजें उन्हें क्राफ्ट्स वगैरह बनाते थे। बीड मेकिंग हो गया, मटेरियल स्टोन, मटेरियल क्या क्या यूज करते थे बीड्स बना, स्टोन्स हो गए, लाइक कार्नेलियन, जो मैंने अभी बताया था, मैंने आपको कार्नेलियन पत्थर, या फिर कार्नेलियन लार्जवर्थ पत्थर। ओके, स्टेटाइट हो गया, जो सॉफ्ट स्टोन बोलते हैं जिसे हम। ओके, कॉपर, ब्रॉन्ज, और शेप वगैरह कैसी होती थी, शेप डिस्क टाइप हो गई,
शेप हो गए, सिलेंड्रिकल, स्पेरिकल, ये देखो ये शेप वगैरह इस तरीके से। ओके, सिलेंड्रिकल शेप में हो गए, बैरल शेप हो गए। तो ये सारी चीजें वो करते थे, शेप वगैरह बता दिया। मटेरियल क्या क्या यूज करते थे, स्टोन्स, कार्नेलियन, जैस्पर, स्टेटाइट, मेटल, कॉपर, ब्रॉन्ज, ये सारी चीजें। हमें कारखाने कहाँ मिले हैं, चनुर्दो और लोथल से मिले हैं। ओके, अब देखो मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं। ये देखो ये हार है, आभूषण है, ये कुछ हार वगैरह कुछ चीजें हैं, ये देखो हाथ में पहनने का या गले में पहनने वाले, ये देखो हाथ वाले। ओके, ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि ये लोग क्या थे, फैशन कॉन्शियस थे, मतलब फैशन वगैरह करते थे। ठीक है, आभूषण वगैरह पहन रहे हैं तो भैया फैशन कर ही रहे हैं। ओके, तो फैशन कॉन्शियस थे। उसके बाद क्राफ्ट प्रोडक्शन में ये देखो ये सारी चीजें, ये देखो पत्थर वगैरह से कुछ बना रहे हैं ये चीजें, मन के वगैरह। ओके, और दो चीजें हमने, दो साइट्स देखी, कालीबंगा और लोथल, नहीं चनमुद्रो और लोथल, जहां पर बीड सेंटर्स थे। ओके, जो मनके का कारखाना था। अब उसके अलावा दो और हैं कि नागेश्वर और बालाकोट, जो कि सेंटर थे सेल ऑब्जेक्ट्स, सेल्स वगैरह होते हैं ना जो समुद्र में से निकलते हैं, जो सेल, उनसे भी बताते थे। ये क्या बना था, बेंगल्स, ये देखो ये चूड़ियां हैं। ओके, ये देखो इस तरह की। ठीक है, ये देखो ये सेल्स हैं, ये आपने देखे होंगे समुद्र के किनारे किनारे छोटी छोटी चीजें जो मिलती रहती है, सेल्स वगैरह हैं। तो इनसे ये सेल ऑब्जेक्ट बनाते थे। ठीक है, आभूषण वगैरह चूड़ियां बन रही हैं। ठीक है, तो टोटल हो गया ये चार। अंडरस्टैंड। उसके बाद मटेरियल्स फ्रॉम सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड, कि सेटलमेंट्स वगैरह, न्यू एरिया नियर रिसोर्सेज, सेंडिंग एक्सपेडिशन इन न्यू एरियाज, अलग अलग दूसरी जगह पर ये भेजते भी थे, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट वगैरह कुछ बना के करते भी थे। तो वो सारी चीजें। ओके, अब एक चीज, ये तो हमने देख लिया कि भैया ये सारी चीजें वो बनाते भी थे, बाहर एक्सपोर्ट भी करते थे। तो क्या अलग अलग उनसे एक्सपोर्ट वगैरह, जो उनकी जो अलग सभ्यताएं थी उस टाइम पीरियड जो उनके पैरेलल चल रही थी, तो उनसे क्या क्या कांटेक्ट वगैरह कैसे हुआ इनका। ओके, तो कांटेक्ट के बारे में देखा जाए तो उनके बारे में जो हमें जानकारी मिलती है, तो वो क्या है, वो एक शासक है, सुमेर का शासक। ठीक है, तो हमें फॉरेन जो ट्रेड है उसके बारे में जानकारी मिलती है। एक सारगोन का अभिलेख है, सारगोन इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन, ये किसका है, ये है सुमेर के शासक का, सुमेर के किंग का। ठीक है, इसमें तीन वर्ड्स लिखे हुए हैं, दिलमुन, मकन और मेलुआ। ठीक है, दिलमुन बहरीन, ठीक है, मकन ओमान, और मेलुआ सिंधु, सिंधु सिविलाइजेशन। ओके, तो इन तीन जगहों के बारे में जानकारी है। ठीक है, अब देखो, अब कॉपर, अब देखो ये चीजें हमारी जो, मतलब ऐसा क्या वो है, प्रूफ है कि भैया जो हमारा ट्रेड होता था, तो उसके बारे में ये है कि कॉपर फ्रॉम ओमान, कॉपर मांगे थे ओमान, कॉपर। प्रूफ क्या है, प्रूफ ये है कि भैया जो ओमान में आर्टिफैक्ट्स है, या फिर हड़प्पन जार जो मिला है, हड़प्पा का जो जार है वो फाउंड किया गया ओमान में। ओके, तो अब हमारे यहाँ फोर्स, अब आप सपोज कीजिए कि भैया हड़प्पा की कोई चीज कोई दूसरी सिविलाइजेशन में जा रही है, तो कोई ऐसा तो है नहीं कि वैसी चली जाएगी उड़ के, तो कुछ ना कुछ ट्रेड वगैरह उनके कॉन्टेक्ट वगैरह रह गए होंगे, तभी तो वो गई होगी। बिल्कुल। और नेक्स्ट चीज है कि उनकी जो मटेरियल जो यूज कर रहे थे, उनकी जो अमाउंट है। ओके, तो अमाउंट जो यहाँ पर आर्टिफैक्ट्स हैं, हड़प्पन के जो आर्टिफैक्ट्स हैं, जो चीजें जो वस्तु हैं, उनमें जो मटेरियल के यूज कर रहे थे, जितना अमाउंट में वो मेटल्स वगैरह यूज कर रहे हैं, निकेल यूज कर रहे हैं, वो सेम टू सेम इतना ही अमाउंट में ओमान में पाया गया है। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे यहीं से ट्रेड होता था। ठीक है, ये तो हो गया हमारा ओमान के साथ। उसके बाद कॉन्टेक्ट देखते हैं मेसोपोटामिया के साथ क्या था। उसके प्रूफ है कि मेसोपोटामिया टेक्स्ट जो है वो मेंशन करता है कॉन्टेक्ट विद मेलुआ, क्योंकि मेसोपोटामिया की जो स्क्रिप्ट है वो डिसाइफर कर ली गई है। ठीक है, उसे पढ़ लिया गया है, तो उसमें एक जगह मेंशन है वर्ड मेलुआ, और इसका मतलब मैंने आपको बता दिया कि सिंधु सभ्यता। ठीक है, जो प्रोडक्ट्स थे फ्रॉम मेलुआ, कार्नेलियन हो गया, लेपिस लजूली, गोल्ड, ये सारी चीजें हैं। सिलेंड्रिकल सील है, मैंने बताया था कि आपको जो वहां की जो मेसोपोटामिया का जो बेलनाकार मोहर है, सील, सिलेंड्रिकल सील है, वो कहाँ से मिली है हमें, ये
बेलनाकार, ये हमें मिली है मोहनजोदड़ो से। ठीक है। और ऐसे ही ईरान की है, ईरान की कैसी है, ईरान की है वृत्ताकार। ठीक है। ये कहां से मिली है, ये हमें लोथल से मिली है। ठीक है। तो ये चीजें हो गई। और उसके बाद हम बात करते हैं दिलमुन के साथ। दिलमुन बोले तो ओमा दिलमुन बहरीन के साथ क्या क्या कॉन्टेक्ट है, उसके प्रूफ क्या है, उसके प्रूफ है सील्स, वही मोहर, हड़प्पन मोटिव्स, मतलब वो मोहर वगैरह वहां पर भी पाई गई हैं। ओके। उसके बाद है वेट। जो हड़प्पन स्टैंडर्ड जो हम वेट का यूज करते थे ना, जो मैंने बताया है कि भैया ओमान के अंदर अगर हमें कोई भी चीज या हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स के अंदर जितना अमाउंट हमने मेटल्स वगैरह या निकेल्स, कॉपर ये वगैरह, ब्रॉन्ज जो है ये मिलाया है, हमने ऐड किया है, वही सेम टू सेम अमाउंट हमें ओमान मिली है। तो ऐसा ही सेम टू सेम वेट, जितना वेट है उसके, ठीक है, वेट जितना भी है, जितना अमाउंट हमने डाला है, तो वही चीजें हमें दिलमुन से भी प्राप्त हुई है। ये एक प्रूफ है कि कांटेक्ट था हमारा अदर, जो उसके पैरेलल जो चल रही हैं, जो सभ्यताएं, जो सिविलाइजेशन है उनसे। ओके। तो ये चीजें हो गई। उसके बाद बात करते हैं कॉन्टेक्ट्स में कम्युनिकेशन विद डिस्टेंट इंडस थ्रू सिल्क बोट्स। अच्छा, कैसे जाती थी बोट्स, आपको पता है कि लोथल, लोथल एक जगह है, ठीक है, वो क्या है, उसे पत्तन नगर बोलते हैं भैया। ओके। ठीक है। जहां से बाहर अदर अदर जगह पर ट्रेड वगैरह होता था। ये देखो, ये एक क्या है, सील्स के ऊपर ये किसकी बोट है वगैरह है, शिप है, उसका डिजाइन किया हुआ है। ओके। तो ये भी बताता है हमें कुछ चीजों के बारे में। उसके बाद हम इसकी सील्स वगैरह की बात करते हैं, मोहर सीलिंग्स वगैरह कैसी थी उनकी, स्क्रिप्ट कैसी थी, वेट। स्क्रिप्ट के बारे में तो हम पहली बात कर चुके हैं। पिक्टोग्राफिक थी, बुस्टोपैडन थी, भाप चित्रात्मक थी। ठीक है। सील्स सीलिंग्स वगैरह, ये देखो ये सील्स है, कैसी है, चौकोर है। किससे बनी हुई है, सेल खड़ी पत्थर या फिर स्टेटाइट, जिसे हम सॉफ्टस्टोन बोलते हैं, उससे बनी हुई है। ओके। उसके बाद ये देखो ये कैसे कार्विंग की हुई है, कि भैया ऐसे ये इसका एक डिजाइन है, ये यहां पर ऐसे प्रेस की गई है, तब ये देखो कैसे छपे हुए हैं बिल्कुल। ओके। अब देखो मोहर, अब ये जो सील्स हैं, क्या सिर्फ ये ट्रेडिंग में ही यूज की गई हैं, कि भैया हमें बहुत सी जगह से ये सील्स मिली हैं जो बताती हैं कि भैया इनका ट्रेड इन सभ्यता के साथ भी था, लाइक मकन, दिलमुन। ठीक है। नहीं, तो ये सिर्फ हमें ट्रेड के बारे में नहीं बताती, ये उस समय की पॉलिटिक्स के बारे में बताती हैं, पॉलिटिक्स कैसी थी, ये उस तरह के रिलीजन के बारे में बताती हैं। ठीक है। और हमारा इंटरनेशनल ट्रेड है उसके बारे में बताती हैं। ठीक है। तो ये सारी चीजें हम जानते भी हैं, सर्वाधिक महत्वपूर्ण है उस चीज के लिए जानने के लिए। तो यहाँ पर ये सील्स वगैरह हो गई, हमने बीड्स के बारे में जान लिया, सील्स जान ली, स्क्रिप्ट, वेट्स एंड मेजर, और हमने इसके बीड्स के बारे में, बीड सेंटर्स के बारे में, हमने इनके सोशल डिफरेंसेस के बारे में जाना। ओके। हमने इनका इंटरनेशनल ट्रेड, जो अदर सिविलाइजेशन के साथ इनका ट्रेड था, उसके बारे में जान लिया। हमने यहाँ पर कौन कौन से चार मूल के लोग रहते थे उनके बारे में भी जाना है। ओके। उसके बाद ये देखो ये स्क्रिप्ट है, ये सील्स के ऊपर जो ये डिजाइन वगैरह किए गए, जो अनडेसिफर है, डिसाइफर नहीं की गई है। ठीक है। 400 साइंस, वो मैंने आपको बता दिया कि 400 साइन वगैरह मिले हैं हमें। ओके। अब देखो वेट की बात करें हम, वेट एंड मेजर, कैसे ये चीजों की, वस्तुओं का वजन माप तोलते थे। ठीक है। अब इन माप तोल के बारे में जानकारी तो थी, अब कैसे कैसे करते थे। अब देखो, प्रीशियस सिस्टम ऑफ वेट मेड ऑफ चर्च स्टोन्स वगैरह, ये इस तरीके के डिजाइन से ये वेट वगैरह बना लेते थे, कि ये बड़ा, ये छोटा, फिर तो थोड़ा उससे छोटा, उस तरीके से, किस शेप में, क्यूबिकल शेप में। हो सकता है कि आपको यहाँ पर एग्जामिनर भटका दे कि वो क्यूबिकल ना होगा, स्पेरिकल शेप, ओके, या रेक्टेंगुलर शेप, तो भी क्यूबिकल शेप। ओके। मेड ऑफ चर्च स्टोन्स। तो यहाँ पर दो तरह के मेजर, अगर वो बाइनरी सिस्टम में कर रहे हैं तो बाइनरी मतलब द्विगणित जिसे हम बोलते हैं। ओके। तो अगर लोअर है, कम कम वेट के लिए बाइनरी सिस्टम, और हायर वेट के लिए डेसिमल सिस्टम, दशमलव प्रणाली, ये सारी चीजें थी वेट के अंदर। ओके। अब कुछ साइड्स हैं, इससे पहले मैं आपको यहाँ पर जो चीजें मिली हैं, ये मूर्तियां हैं कुछ, तो उनके बारे में मैं बता देता हूँ। तो मूर्तियों के बारे में अगर मैं बात करूं, तो मूर्तियों के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं कि भैया ये देखो, यहां पर
मैं आपको कुछ मूर्तियां दिखाता हूँ। मूर्तियां तीन तरह की, मिट्टी से बनी, पत्थर से बनी और धातु से बनी। ओके, कैसे? मिट्टी से, पत्थर से और धातु से। अगर मैं मिट्टी की बात करूं तो मिट्टी से जो खिलौने या मानव की जितनी मूर्तियां बनी हुई थी, इंसान की खिलौने या मानव की, इसमें फीमेल की ज्यादा है और मेल की कम है। फीमेल में भी मातृ देवी की मूर्ति सबसे ज्यादा बनाई गई है, आपने देखा होगा। ओके, मातृ देवी की मूर्ति ये बनाई गई है, जिसे हम अभिजनन पंथ भी बोलते हैं। उसके बाद अगर मैं पत्थर की मूर्तियों की बात करूं तो पत्थर की मूर्तियां जितनी में ऑल मूर्तियां जितनी में वो मेल पुरुष की हैं। और उसमें भी सबसे शानदार जो मूर्ति है वो है पुरोहित की मूर्ति, मतलब प्रीस्ट। ये सब शानदार। और ये कहां से मिली है? ये मिली है हमें मोहन जोदड़ो से। अब देखो, मैं आपको अभी डायग्राम दिखाऊंगा इसका। ओके, और उनके कुछ फीचर्स के बारे में बात करेंगे। और धातु की जो मूर्ति है वो किसकी है? ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल, डांसिंग गर्ल की। ओके, कांसे की नर्तकी मूर्ति जो बनी है किससे? लॉस्ट वैक्सिंग टेक्नोलॉजी से या फिर सीरम पेरदू टेक्निक से। इसमें क्या होता है कि इसे पहले एक सांचा वगैरह बना के उसमें धातु से उसे निकाल कर उसका शेप दे दिया जाता है, तब बनाई जाती है। अब मैं आपको ये डायग्राम दिखाता हूं, एक प्रीस्ट का और एक कांसे की नर्तकी मूर्ति। ये देखो, ये प्रीस्ट है। ओके, तो ये प्रीस्ट है। कहां से मिली है? कहां से? मोहनजोदड़ो से। और ऐसे ही ये है कांसे की नर्तकी मूर्ति। ये कहां से मिली है? ये मोहनजोदड़ो से मिली है, डांसिंग गर्ल जिसे हम बोलते हैं। ओके, अब ये देखो, अब यहां से भी मिल तो गई। क्या इनके देखने से हमें कुछ पता चल रहा है? कुछ इसके फीचर्स के बारे में पता चल रहा है हमें? तो बिल्कुल पता चल रहा है। पहले हम प्रीस्ट के फीचर्स के बारे में बात करेंगे। ये देखो, ये माथे पर क्या है? एक बैंड जैसी कुछ चीज है, बैंड। तो क्या है? बैंड है, माथे पर बैंड है। ओके, उसके बाद आंखें, आंखें देखो आधी खुली हैं और आधी बंद है। ठीक है, हाफ क्लोज हाफ ओपन, आंखें आधी खुली आधी बंद है। उसके बाद ये देखो दाढ़ी, तो भैया दाढ़ी है, बिल्कुल है, पर मूछ नहीं है। ये देखो, ये यहां पर मूछ दिख रही है? नहीं है। तो दाढ़ी है, मूछ नहीं है। उसके बाद बात करें तो हम, ये कंबल है, कंबल ओढ़ा हुआ है, और वो भी कैसा कंबल है? तीन पत्ती वाला छाप, बोले तो त्रिपत्ती छाप। तो कंबल है। और कंबल क्या पूरा ढका हुआ है कंबल से? तो नहीं, एक हाथ ओपन है और एक हाथ अंदर है। ठीक है, एक हाथ ढका है, एक हाथ खुला है। तो इसके कुछ फीचर्स के बारे में हमने जाना। ठीक है, कि सिर पर बैंड है, दाढ़ी है, मूछ नहीं है। और एक चीज है यहाँ, बाल। बाल क्या? बाल बीच से कटे हैं। ओके, बोले तो बीच की मां तेरे नाम। ओके, बीच से कटे हुए हैं। तो ये कुछ इसके फीचर्स हैं प्रीस्ट के। जो पुरोहित की मूर्ति है जो कि पत्थर की बनी हुई है, तो उसके कुछ फीचर्स हैं, ये हमने जाना। अब बात करते हैं कि भैया हमने चार मूल के लोगों के बारे में पढ़ा था इंडस वैली में, इंडस सिविलाइजेशन में। चार मूल के लोग कौन कौन से? भूमध्य सागरीय, मंगोलायड, प्रोटोस्टलाइड और अल्पाइन। तो ये जो प्रीस्ट की मूर्ति है, ठीक है, ये किस मूल की है? क्वेश्चन ये भी उठता है कि भाई किस मूल की है? तो ये है मंगोलायड। ओके, तो ये मंगोलायड मूल की है। उसके बाद हम बात करते हैं कांसे की नर्तकी की मूर्ति के बारे में, उसके फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहली चीज तो आपको दिख रही होगी कि ये नग्न है। दूसरा है चूड़ियां, देखो जैसे राजस्थानी लेडीज वगैरह पहनती है ऊपर तक बिल्कुल। तो हाथों में चूड़ियां हैं। उसके बाद इसकी जो पोजीशन है, पोजीशन देखो, किसी डांस का स्टाइल है कि त्रिभंग मुद्रा में है, त्रिभंग मुद्रा में है। ओके, गले में हार है। ठीक है, हाथों में चूड़ियां हो गई, मोहनजोदड़ो से मिली है। अब बात करते हैं कि इसका मूल कैसा है। क्या ये भूमध्य सागरीय है या मंगोलायड है, प्रोटोस्टलाइड है या फिर अल्पाइन है?
तो इसका मूल है भूमध्य सागरीय, भूमध्य सागरीय। ओके, तो यहां पर हमने इसकी मूर्तियों के बारे में भी, यहाँ की मूर्तियां जो हैं उनके बारे में हमने जानकारी ली। ठीक है, हमने इनके इकोनॉमी के बारे में बात करी, एग्रीकल्चर वगैरह। ठीक है, कृषि का सरप्लस था। ओके, फिर उनके फॉरेन ट्रेड्स वगैरह, बाहर हमें वहां पर सुमेर के शासक का एक अभिलेख मिला है। ओके, और दिलमुन मकान मेल हुआ, उससे किस तरह से कॉन्टेक्स्ट था, मेसोपोटामियम, मेसोपोटामिया सभ्यता सिविलाइजेशन, उसके सेपरेट पढ़ ली गई है। हमने यहाँ की सील्स मोहर के बारे में जानकारी ली, मन के वगैरह बीड सेंटर्स के बारे में जानकारी ली, लोथल, चनोरो, नागेश्वर, बालाकोट। ओके, चूड़ियाँ वगैरह हो गई। फिर यहाँ पर पत्थर वगैरह, लाजवर्थ, कानेलिन पत्थर। ओके, सोर्सेज वगैरह की बात की हमने, टाउन प्लानिंग, मूर्तियों के बारे में, चार मूल के लोग हो गए, हमने इनकी सोसाइटी, सोशल डिफरेंसेस के बारे में बात की। ओके, हमने अब दो तीन चीजें जो हमें इसके बारे में जाननी है, वो क्या है, वो मैं पहले फर्स्ट स्लाइड से बात करते हैं। वहां पर यहां से हम बात करें तो हमें पहले इनके रिलीजियस लाइफ के बारे में जानते हैं। तो हम बात करते हैं इनके रिलीजन को लेकर। तो भैया, तो रिलीजियस लाइफ में वर्शिप, अगर ये पूजा करते हैं, और इनकी फ्यूनरी कस्टम्स। ओके, मतलब बरियल प्रैक्टिस, जो कब्र वगैरह, हमें जलाने के साक्ष्य नहीं मिले हैं कहीं से भी। ठीक है, चिता को जलाने के साक्ष्य नहीं मिले हैं, तो मतलब उन्हें दफना देते हैं ये लोग। अब इसके पीछे भी एक रीजन है, दफनाने के पीछे भी इनका एक रीजन है। ओके, वो रीजन क्या है कि भैया, अगर ये फ्यूनरी कस्टम्स अगर कर रहे हैं, तो ये क्या है, ये पुनर्जन्म को मानते थे। ठीक है, तो ये पुनर्जन्म को मानते थे। मतलब ये है कि ये मानते थे कि भैया, अब हम कहीं पर भी, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जब भाई सोशल डिफरेंसेस में हमने एविडेंस देखे थे कि भैया कब्र के अंदर हमें महंगे महंगे पत्थर, आभूषण, खाने पीने की चीजें, ये सारी चीजें हमें मिली हैं। इसका मतलब क्या है, क्या सोचा होगा लोगों ने? उन्होंने सोचा होगा कि भैया, अगर इसने इस जन्म में मेहनत की है कि ये सारी चीजें प्राप्त करने के लिए, हम चाहते हैं कि जब इसका दोबारा जन्म हो तो इसे ये सारी चीजें अपने आप मिल जाए, ऑटोमेटिक मिल जाए, इसके लिए उसे मेहनत ना करनी पड़े। ओके, तो इसके पीछे का कॉन्सेप्ट यही था पुनर्जन्म का। तो ये पुनर्जन्म मानते थे, तभी तो जब वो कब्र में दफनाते थे तो उसमें बहुत सारी चीजें, उसकी मनपसंद की चीजें हो गई, तो वो सारी चीजें उसमें रख देते थे। ठीक है, तो पुनर्जन्म मानते थे, बिल्कुल मानते थे। और ये अगर वर्शिप करते थे तो वर्शिप किसकी करते थे? नेचुरल फोर्सेज की, नेचुरल फोर्सेज की। ठीक है, लाइक जल, अग्नि, वनस्पति, पृथ्वी, इन सब चीजों की पूजा करते थे। बट उन नेचुरल फोर्सेस को देवता मानकर पूजा नहीं करते थे। ठीक है, वो ये नहीं मानते थे कि ये हमारे देवता हैं, ये इस तरह के देवता हैं, ये उस तरह के देवता हैं, तो मैं इसकी पूजा करूंगा। तो ये चीजें नहीं थी, मतलब नेचुरल फोर्सेस को डाइटीज के रूप में नहीं मानते थे, तब पूजा नहीं करते थे। नेचुरल फोर्सेस को देवता मानकर, डाइटीज मानकर, उनकी जो पूजा जो होती थी वो होती थी वैदिक पीरियड में। ओके, तो वैदिक पीरियड में होगी। यहां पर उन्हें नेचुरल फोर्सेस को नेचुरल फोर्सेस तरह ही मानते थे, उनकी पूजा करते थे। ओके, उसके बाद पुनर्जन्म विश्वास हो गया, पुनर्जन्म करते थे। तो मूर्ति पूजा करते थे, बिल्कुल करते थे भाई, मूर्ति पूजा का चलन था। हमने बहुत सारी मूर्तियां देखी, प्रीस्ट की देखी, मदर गॉडेस की देखी। ठीक है, ओके, मातृ देवी की मूर्ति देखी। ओके, तो यज्ञ, यज्ञ वगैरह, तो यज्ञ अनुष्ठान था, कालीबंगा से हमें प्रमाण मिले यज्ञ वेदिका के। ओके, तो माता देवी की पूजा सबसे ज्यादा प्रचलित थी। अब वर्शिप में मैथिकल एनिमल, एम्बिगियस एनिमल और एक्चुअल एनिमल। एक्चुअल एनिमल मतलब जो उन्हें दिखाई देते थे, एनिमल्स वगैरह, पक्षी, पशु वगैरह, एक तो उनकी वर्शिप वगैरह करते थे। दूसरा है एम्बिगियस, जिसके बारे में कंफ्यूज थे कि भैया ये क्या हो सकता है, लाइक यूनिकॉर्न। ठीक है, वो उनके सपने में ही आता था बस, उन्होंने देखा नहीं था रियल में। मैथिकल एनिमल, ठीक है, इन सब चीजों के बारे में वर्शिप करते थे, पूजा करते थे। दूसरी चीज है कि सबसे बड़ी बात इनके रिलीजियस मैटर में ये भी था कि भैया टोटमवाद का प्रचलन था भाई। टोटमवाद मतलब बुरी शक्तियां, बुरी शक्तियों को ये मानते थे, उनमें विश्वास करते थे।
तभी तो हमें जो बरियल प्रैक्टिसेज हमने की हैं कब्र वगैरह से हमें ताबीज मिले हैं बहुत ज्यादा मात्रा में। ठीक है, ताबीज बंधे हुए हैं। ओके, तो इसका सीधा सा मतलब यही है कि कहीं ना कहीं बुरी शक्तियों में विश्वास रखते थे, तो ये सारी चीजें थी। शिवलिंग योनि की पूजा हो गई, पशुओं की पूजा हो गई। ठीक है। अब देखो एक चीज और आती है कि जब ये मूर्ति पूजा कर रहे हैं तो क्या हमें टेम्पल्स मंदिर के प्रमाण मिले हैं क्या, एविडेंस? तो टेम्पल के प्रमाण नहीं मिले, मंदिर के साक्ष्य कोई हमें नहीं मिले वहां पर। ओके, मूर्ति पूजा थी बिल्कुल थी, मगर मंदिर के कोई प्रमाण नहीं मिले। ओके, तो ये हो गई इनकी रिलीजियस लाइफ। टाउन प्लानिंग हमने देख ली, इकोनॉमिक लाइफ में देख ली, एग्रीकल्चर, एनुअल हस्बेंड्री, ट्रेड, कॉमर्स, क्राफ्ट्स इंडस्ट्री, ट्रेड मैकेनिज्म। ओके, तो ये सारी चीजें। उसके बाद अगर हम बात करें कि सोशल लाइफ की, तो सोशल लाइफ भी हमने देख ली। सोशल हायरार्की थी, फूड हैबिट्स देखा, एंटरटेनमेंट के लिए पशुओं को लड़ाते भी थे। ठीक है, नृत्य संगीत वगैरह भी करते थे। ओके, ज्वेलरी वगैरह हमने देख ली जो मैंने आपको बताया था, फैशन कॉन्शियस थे। ओके, अब बात करते हैं कि पॉलिटिकल लाइफ के बारे में। अच्छा, पॉलिटिकल लाइफ के बारे में अगर हम याद करें तो इनकी जो दो कैपिटल थी, एक तो हड़प्पा हो गई और एक मोहनजोदड़ो। ठीक है, ये दो कैपिटल थी। और जो संचालन वगैरह होता था, सारी की सारी चीजों का जो कंट्रोल वगैरह जो होता था वो एक म्यूनिसिपल सिस्टम के शुरू होता था। हालांकि इस चीज को लेकर बहुत सारे मिथ हैं। ओके, कंफ्यूजन है, कोई पक्के एविडेंसेस नहीं है। ये मैं आपको और दिखाता हूं आगे। ठीक है, कि भैया क्या कोई वहां पर किंगशिप वगैरह थी, क्या कोई राजा था जो ये सारी चीजें करता था, या फिर कोई म्यूनिसिपल सिस्टम था, या फिर लोगों ने आपस में ही ग्रुप बना के ये सारी चीजें इनका सारा कुछ संचालन वगैरह उन्होंने किया था वहां पर। तो ये सब चीजें हैं। तो ऑथोरिटी के बारे में अगर हम बात करें तो इंडिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स डिसीजन टेकन इम्प्लीमेंटेड इन हड़प्पन सोसाइटी। ठीक है, एक्स्ट्रा यूनिफॉर्मिटी जो हमें दिखती है यहाँ पर, स्टडी सेटलमेंट्स वगैरह, स्पेसिफिक लोकेशंस, एक जैसा सिस्टम है। ठीक है, ग्रिड पैटर्न है, मतलब ज्यादातर जो नगर वगैरह जो हमें मिले हैं, ठीक है, इंडस सिविलाइजेशन के, वो सेम टू सेम दिखाते हैं कि एक जैसा सिस्टम है सारे जगह। ठीक है, तो वो सारी चीजें क्या ऑर्गेनाइज एक्टिविटी सेंटर थी, सेंटर ऑफ पावर में थी, या फिर किंग था? क्या हो सकता है इसके बारे में? तो भैया नो इमीडिएट आंसर बाई आर्कियोलॉजिस्ट, कोई ऐसा कोई इमीडिएट आंसर नहीं दिया गया है आर्कियोलॉजिस्ट के थ्रू कि भैया क्या होगा। ठीक है, स्टोन स्टेचू कॉल्ड प्रीस्ट किंग, ये देखो जो मैंने आपको बताया था, इसके बारे में, फीचर्स के बारे में भी। तो कौन सा मूल है, मंगोलाइड मूल है। ओके, तो कुछ बोलते हैं कि भैया सम से नो रूलर इन हड़प्पन सोसाइटी, हड़प्पन सोसाइटी में कोई रूलर नहीं था। कुछ कहते हैं कि भैया इसको सेवरल रूलर्स थे, आपस में बने हुए थे। कुछ कहते हैं देर वाज सिंगल स्टेट। तो बहुत सारे मिथ हैं इसके बारे में, और कोई एक एक्यूरेट आंसर इसके बारे में नहीं है। पर फिर भी कहीं ना कहीं मानते हैं कि कोई म्यूनिसिपल सिस्टम हो सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं इनके पतन, मतलब एंड कैसे कैसे हुआ। उस एंड से पहले हम कुछ इसके साइट्स के बारे में कुछ जान लेते हैं, साइट्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, कि कहाँ कहाँ से क्या क्या चीजें मिली। मेन मेन साइट्स आपको पढ़ लेनी है। हड़प्पा से RS-37 कब्रिस्तान मिला है। ओके, यहाँ से अन्नागार हो गया। ओके, वृत्ताकार चबूतरे हो गए, और श्रमिक आवास हो गया। ठीक है, प्लेन पोट्री हो गई जो चमकीली थी। ऐसे ही मोहनजोदड़ो से वृहद स्नानागार हो गया। यहाँ पर बहुत सारी चीजें यहाँ से हमें देखने को मिलती हैं। ओके, कालीबंगा से मैंने आपको बताया कि जुता हुआ खेत, फ्लोलैंड। ओके, कालीबंगा से हमें और भूकंप, ठीक है, भूकंप के साक्ष्य मिलते हैं यहाँ से हमें। लोथल, ये तो पत्तन नगर था भाई, यहाँ से ट्रेड वगैरह होती थी। ठीक है, पंचतंत्र की चालाक, पंचतंत्र की कहानी है, एक चालाक लोमड़ी। ओके, सीप का पैमाना हो गया। ठीक है, जहाज का मॉडल। ओके, प्रशासनिक भवन, मुद्राएं, हवन कुंड, ये सारी चीजें। चनूद्रो से वही मनके का कारखाना हो गया। अंडरस्टैंड? वक्राकार ईंटें हो गई। और कालीबंगा में कच्ची ईंटों का यूज किया गया भाई। ओके, ऐसे ही आलमगीरपुर सबसे ईस्ट मोस्ट पार्ट, ईस्टर्न पार्ट है। हाँ, इसके हमने ये बनावली है, बनावली से हमें 7 मंजिला मकान, बेहतर किस्म का जौ हो गया, या फिर मिट्टी का खिलौना हल, ये पहले ही बता चुके हैं हम, हल वगैरह मिला है। ओके, टेराकोटा, टेराकोटा का। ठीक है, सुतकांगडोर, सुतकांगडोर क्या है? ये वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है।
सुरकोटदा से घोड़े की अस्थियां मिली हैं। ठीक है। राखीगढ़ी, राखीगढ़ी इंडिया का सबसे बड़ा है स्थल है, हरियाणा में है, हिसार में। ओके। बालाकोट नागेश्वर, ये मैंने बता दिया आपको, बीड सेंटर्स। ठीक है, बेंगल्स वगैरह बनाते थे हम। ओके। धौलावीरा, धौलावीरा से 10 अक्षर वाला साइन बोर्ड। ओके। और और क्या मिला है धौलावीरा से? धौलावीरा से जो जलाशय, वाटर रिजर्वर, ये सारी चीजें हमें यहाँ से मिलती हैं। अब एक चीज ये आती है कि भैया हमें हालांकि स्टार्टिंग में ही पता कर लेना चाहिए था कि इसके जो, अगर मैं इसके सारे के सारे पॉइंट्स की बात करूं कि भैया इसका जो एंड और ये क्या है, अगर मैं इसके नॉर्थ मोस्ट पॉइंट, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट और या फिर सदर्न मोस्ट पॉइंट की बात करूं तो नॉर्थ में मांडा, जम्मू कश्मीर और चेनाब रिवर। ठीक है। ईस्ट में आलमगीरपुर और कहां पर, हिंडन रिवर, यूपी। साउथ में दैमाबाद, महाराष्ट्र और प्रवरा रिवर। और वेस्ट में है सुतकांगडोर, बलूचिस्तान और कौन सी रिवर यहां पर है आएगी आपकी, अगर मैं इसकी बात करूं तो दास्क रिवर। ओके। ये इसका एक्सपेंशन था। ठीक है। अब बात करते हैं हम कि सिविलाइजेशन का एंड कैसे हुआ, व्हाट हैपेंड, आखिर में हुआ क्या। तो कुछ कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल कल्चर, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया कल्चर का, डिसअपियरेंस हो गए वेट सील्स राइटिंग्स वगैरह, हाउस कंस्ट्रक्शन जो टेक्निक्स हैं वो डिटोरेट हो गई, कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह नहीं बना था पब्लिक स्ट्रक्चर में। वाई एंड क्यों हुआ? वाई, क्लाइमेट चेंज की वजह से, डिफोरेस्टेशन, एक्सेसिव फ्लड आ गई, ड्राइंग अप रिवर्स, जो रिवर वगैरह है वो सूख गई, और रिवर सूख गई तो मेन जो पानी का स्रोत था वो कहाँ से आ गया, वो खत्म हो गया। ठीक है, कैसे फसल वगैरह बोएंगे। बट होल्ड्स गुड फॉर सर्टेन सेटलमेंट्स, बिल्कुल बहुत सारे सेटलमेंट्स थे, हमें बहुत सारी चीजें हमें देकर गए। देन ए स्ट्रॉन्ग यूनिफाइंग एलिमेंट्स इज द कॉज ऑफ सिविलाइजेशन, जो सबसे ज्यादा जो बताते हैं उसके बारे में वो है ड्राइंग अप ऑफ रिवर, कि नदियों का सूख जाना। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पर, हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन फिनिश होती है। उसके आखिर में एक चीज और कि भैया ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी इसका इंडियन कल्चर में क्या योगदान है। इंडियन कल्चर में, तो इंडियन कल्चर में नगर नियोजन, सिटी प्लानिंग जो हो गई, मतलब टाउन प्लानिंग, उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो हमने इंस्पायर है, मतलब उस समय जो टाउन प्लानिंग की गई थी उसी तरीके से आज भी करते हैं लोग। ओके। धर्म के विकास में, ओके, बर्न्ट ब्रिक्स जो कि वहां का यूनिक फीचर था। ओके। और ये गणित के योगदान में, गणित विज्ञान में जो मतलब डेसिमल और बाइनरी सिस्टम जो हो गया था। ठीक है। अब इसमें भी देखो, अगर हमने वेट और माप की वो चीजें देखी हैं तो वहां पर एक जगह तराजू के साक्ष्य मिले, तराजू के एविडेंसेस कहाँ से मिले हमें, ये मिले सुरकोटदा से, सुरकोटदा गुजरात, वहां से हमें तराजू के साक्ष्य भी मिले हैं। ओके। तराजू के साक्ष्य मिले। और बस इतना ही कुछ कि भैया एंड हो गया यहाँ पर। तो भारतीय संस्कृति में क्या योगदान था, तो यहाँ पर हमारी इंडस सिविलाइजेशन जो है वो फिनिश होती है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे और जो चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ वो कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और जो भी आपके दोस्त हैं, यहाँ पर कोई फ्रेंड सर्कल में है या फिर जिसको भी आप जानते हो जो तैयारी कर रहे हैं और 2024 को टारगेट बनाए हुए हैं, तो उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं ताकि किसी का भला हो और एग्जाम क्लियर करें, अपनी तैयारी अच्छी रखें। तो आपको इसकी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, ये सीरीज ऐसे ही जारी रहेगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।